सुबह सुबह जब चिड़िया चहकती है तो हमें पता चल जाता है कि सूरज उग गया है, दिन निकल गया है। ये उन लोगों के लिए है जो सुबह उठ जाते हैं। उन्हें क्या सुनाई आता है? चहचहाहट। लेकिन उसी चिड़िया का मल या जिसे हम बीट कहते हैं, अगर हम आसपास देख लें तो नाक वो हमारी सिकुड़ती है। कपड़ों पर पड़ जाए तो गुस्सा आ जाता है कि दोबारा धोना पड़ेगा। सिर पर गिर जाए तो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि रिवर्स साइकोलॉजी लगाते हैं कि दिन अब मेरा शुभ जाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि इसी चिड़िया की जो पॉटी है या जो मल है, उसने अतीत में एक देश की किस्मत को पलट कर रख दिया था, उस देश को बेहद अमीर कर दिया था, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? शायद आपको पहली बार सुनने में ये बात अटपटी लगे कि चिड़िया की बीट भला पूरे देश को कैसे अमीर कर सकती है, लेकिन ऐसा वाकई हुआ है। हम बात कर रहे हैं प्रशांत महासागर में बसे एक छोटे से देश नाउरू की। इतना छोटा द्वीप है कि वर्ल्ड मैप पर इसे देखना बहुत मुश्किल है अनलेस वहाँ पे एक इंसर्ट बना हुआ हो। गूगल मैप्स पर बहुत जूम करना पड़ेगा तब आपको ये दिखेगा। इसी नाउरू में एक समय इतना पैसा था कि लोग करेंसी का इस्तेमाल टॉयलेट पेपर की तरह करते थे। कई खाड़ी देशों से ये अमीर था। सरकार के पास इतना पैसा था कि बिजली, पानी, शिक्षा, अस्पताल सब फ्री। कोई बड़ी बीमारी होती है जिसका इलाज नाउरू में नहीं है तो हवाई जहाज़ का टिकट फ्री। और उस देश में, दूसरे देश में अस्पताल के जो खर्च होगा वो भी सरकार ही देगी। हाई लेवल की पढ़ाई करनी है, टिकट कटाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, नाउरू की सरकार वहाँ स्कॉलरशिप दिलवाएगी। साल 1982 में अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार रॉबर्ट ट्रम्बल इस देश की यात्रा करके लौटे थे। 7 मार्च को उसी बरस अखबार में ट्रम्बल ने नाउरू पर एक लेख लिखा जिसकी हेडिंग थी वर्ल्ड्स रिचेस्ट लिटिल आइल, यानी दुनिया का सबसे समृद्ध द्वीप। इस लेख में ट्रम्बल लिखते हैं कि नाउरू इतना छोटा है कि महज 3 घंटे पैदल चलकर आप पूरा घूम सकते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाते समय उन्होंने एक खूबसूरत नौजवान लड़की को मोटरसाइकिल पर उनकी तरफ वेव करते हुए देखा। 10 मिनट बाद हम लोग फिर से मिले, ऐसा वो अपने लेख में लिखते हैं। इसका मतलब बहुत छोटा है। एक समय था जब दुनिया भर के लोग यहाँ घूमने जाते थे, लेकिन आज नाउरू बदहाल है। आलम यह है कि यहाँ लोगों के पास खाने की कमी है। अब कोई बाहरी पर्यटक घूमने नहीं आता। उल्टा ऑस्ट्रेलिया जैसे देश तो अपने यहाँ के अपराधियों और इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ भेजते हैं। इसी महीने एक ईरानी नागरिक को यहाँ भेजा जाना था क्योंकि ये शख्स चोरी छिपे ऑस्ट्रेलिया आया था बिना कागजात के। लंबे समय से इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था। जब सरकार को पता चला तो उन्होंने उस ईरानी नागरिक को नाउरू भेजने का प्लान बनाया, क्योंकि दोनों देशों के बीच इस तरह का समझौता है कि आप हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स रखो, बदले में हम आपको कुछ पैसा देंगे। नाउरू को पैसा चाहिए था तो वो राज़ी भी हो गया। सोचिए, अपराधी इलीगल इमिग्रेंट्स किसी दूसरे के रखने को तैयार है, कितना बदनसीब देश। अब तक दर्जनों लोग इस तरह नाउरू भेजे जा चुके हैं, लेकिन ईरानी नागरिक का ये जो केस है वो थोड़ा पेचीदा हो गया है, इसलिए क्योंकि उस ईरानी नागरिक की तबीयत ख़राब रहती है, उसे हेल्थ इश्यूज़ हैं और नाउरू में अब अच्छे अस्पताल नहीं है, इसलिए मामला कोर्ट में है। जहाँ उसे भेजा जाए या नहीं, इस पर बहस चल रही है। एक समय बहुत धनी रहा नाउरू, कैसे गरीब हुआ, कैसे इस देश की तरक्की रुकी और कैसे देश डूबता गया। कहते हैं कि ये देश खुद को खा गया, इसलिए इसे नाम दिया जाता है कंट्री दैट एट इटसेल्फ। इसलिए आज के शो में हम नाउरू के डाउनफॉल की कहानी जानेंगे, बताएंगे कि चिड़िया की बीट से देश अमीर कैसे बना, और ये भी कि एक देश और एक आदमी की बदकिस्मती किस तरह आकर मिल गए हैं। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। शुरुआत आप भूगोल से ही कीजिए, क्योंकि आपको नाउरू पहले पता करना पड़ेगा कि नक्शे में कहाँ है। प्रशांत महासागर के बीच मौजूद एक छोटा सा द्वीप है। माइक्रोनेशिया जिस इलाके को हम कहते हैं उसका हिस्सा है। भूमध्य रेखा जो इक्वेटर है उससे थोड़ा नीचे पड़ता है। 4000 किलोमीटर दूर है ऑस्ट्रेलिया से। इसका जो बाहरी हिस्सा है सपाट है थोड़ा कंपैरेटिवली, जहाँ घर मिलेंगे आपको, सरकारी दफ्तर मिलेंगे, सड़कें बनी हुई हैं वहाँ, वहीं पे एयरपोर्ट भी है। एक समय कबीलाई कल्चर था नाउरू में, बाकी माइक्रोनेशिया के द्वीपों की तरह। समुद्री जीवन था, लोगों का रहने वाले यहाँ पे नारियल मछलियों पर जिंदा रहते थे, ज़मीन पर बड़ा गर्व करते थे। कोई राजा नहीं होता था, कोई बाहरी शासक नहीं होता था। लेकिन फिर समय का पहिया घूमा और जल्द ही ये द्वीप ऐसी दौलत का मालिक बना जिसकी वजह से इसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। अब इस बरकत की कहानी यहाँ कबीलाई राज आने से भी पहले की है, या उस समय की भी जब इंसानों के कदम पड़े ही नहीं थे। उस समय ये द्वीप
पक्षियों का बसेरा था। आसपास हजारों किलोमीटर दूर तक पानी है, तो पक्षी आराम के लिए इसी द्वीप पर उतरते थे जो A to B जा रहे हैं। आज़ाद पक्षी दिन भर घूमकर अपने घर लौटते, खाते पीते और खाते पीते तो मल त्याग करते। लेकिन अब कहावत आपने सुनी है कि किसी का कचरा किसी का खजाना। पक्षियों का मल यहाँ लाखों साल इकट्ठा हुआ और धीरे धीरे जीवाश्म में बदलता रहा, जिसकी वजह से यहाँ फॉस्फेट और नाइट्रेट के भंडार इकट्ठा हो गए जो पक्षियों के मल में मिलते हैं। खेती के लिए बड़े काम के हैं, लेकिन आप इसे आम खाद मत समझिए, उससे कहीं ज़्यादा कीमत है इसकी। गोबर खाद से बहुत कीमती है, लेकिन यहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों को भनक नहीं थी कि वो रहते हैं सोने के ढेर। सालों तक यहाँ के स्थानीय लोग इस भंडार से अनजान रहे। उन्हें लगा कि सफ़ेद पहाड़ हैं। और फिर साल आया 1798। उस समय बरतानिया हुकूमत अपने उरूज पर थी, है ना। लोग कहते थे कि सूरज डूबता ही नहीं था, दुनिया के बड़े हिस्सों पर राज था। 1798 में ब्रिटिश कैप्टन जॉन फेरन का जहाज इस द्वीप के पास से गुजरा। हरा भरा द्वीप देखकर जॉन इसके पास गए, लेकिन वो यहाँ उतरे नहीं, है ना। तब रिस्क भी था कि भाई आदिवासी क्या करेंगे। इतना बड़ा जहाज जब नाउरू के लोगों ने देखा तो लोग तट पर इकट्ठा हुए और जॉन को सलाम उन्होंने किया, अभिवादन किया। और जॉन देखकर दंग रह गए कि इस अनजान द्वीप पर लोग इतनी गर्मजोशी से स्वागत कैसे कर रहे हैं, खुश खुश और मिलनसार कैसे लग रहे हैं। इसलिए जॉन ने इसे प्लेजेंट आइलैंड का नाम दिया। अच्छा, उस समय फ्रांस और ब्रिटेन दो बड़ी शक्तियां थी, तो इन देशों में जब ज़्यादा जुर्म बढ़ता था तो वहाँ के राजा ऐसे अपराधियों को ऐसे ही दूर दराज के टापू में भेजा करते थे। काला पानी की जैसे सज़ा अंडमान निकोबार थी, वैसे ऑस्ट्रेलिया भी था, है ना। एक ज़माने में US भी था, तो नाउरू भी था। लेकिन जब अपराधियों को पहले ही पता चल जाता कि अब बचना मुश्किल है, सरकार मुझे पकड़ के ऑस्ट्रेलिया भेजेगी, तो वो खुद ही इस तरह के टापुओं को खोजते थे कि वहाँ जाकर के बस जाते हैं, पहले ही कोई पकड़े उससे पहले अपन चलो यहाँ से, ताकि वहाँ जब अपन पहुँचे तो लोगों को लगे कि ये सिविलियन है, कोई यूरोपियन आके बसा है। ऐसे लोगों को बीच कॉम्बर्स कहा जाता था, जो बीच ढूंढते हैं। 1830 के दशक में नाउरू के टापू पर जॉन जोन्स नाम का एक बीच कॉम्बर आया। इसे बरतानिया हुकूमत ने मौत की सज़ा सुनाई थी, लेकिन ये पहले ही रवाना हो गया। अब जब वो यहाँ आया तो उसने शुरुआत में वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से एक धंधा शुरू किया। यूरोपियन आदमी था तो धंधे का दिमाग था। जब यहाँ दूसरे बीच कॉम्बर्स आ गए तो जॉन का उनके साथ पंगा होने लगा और वो उनकी फिर हत्या करने लगा, ये जॉन। इस तरह कभी मर्डर से कभी छल से जॉन का धंधा धीरे धीरे मजबूत हुआ। वो यहाँ के फल, खासतौर पर नारियल का धंधा करता। यहाँ के जंगली सूअर भी यूरोपियंस को पसंद आते, शिप्स रुक के सामान वामान उठाते हैं। इसके बदले में जॉन को तंबाकू मिलता, शराब मिलता और मिलते हथियार, राइफल। फिर जब वहाँ के कबीलों को जॉन की हरकत का पता चला तो जॉन गायब करवा दिया गया और अब कबीले खुद इन यूरोपियन जहाज़ों से धंधा करने लगे। यहाँ शराब आई तो कबीले वालों ने फिर शराब भी पीना शुरू की और हथियार ने एक दूसरे पर रौब दिखाने का उनको मौका भी दिया। नशा भी आ गया, हथियार भी आ गया। अब एक अनजान अनछुए टापू वालों के लिए ये एक डेडली कॉम्बिनेशन होना था और वही निकला भी। शराब के नशे में एक बार एक कबीले के सरदार पर गोली चल गई तो गृह युद्ध छिड़ा नाउरू में, दर्जनों लोग मारे गए। 1870 के दशक में आपसी कबीलाई लड़ाई जो शुरू हुई उसे नाउरुअन ट्राइबल वॉर कहा गया। 10 साल तक चली, 1878 से 1888 तक। कुछ सोर्सेज में ये भी लिखा है कि आधी आबादी साफ हो गई, लेकिन फिर उसके बाद शांति भी आई। इसके बाद एक बाहरी ताकत आई जो खुद को शांति लाने वाला मानती थी, लेकिन असल में उसकी नज़र थी फॉस्फेट पर। अब नाउरू पर जो सफ़ेद पहाड़ हैं उसमें फॉस्फेट है, ये कैसे पता चला, इसकी कहानी भी रोचक है। वापस चलिए न्यूयॉर्क टाइम्स के उस आर्टिकल पर जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, ट्रम्बल वाला। ट्रम्बल बताते हैं कि सन 1900 में न्यूजीलैंड के रसायन तज्ञ, है ना, केमिस्ट एल्बर्ट एफ एलिस ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुँचे। सिडनी में पैसिफिक आइलैंड कंपनी के ऑफिस में जब वो कदम रख रहे थे तब अल्बर्ट की नज़र एक पत्थर पर पड़ी। अब अल्बर्ट को ये बताया गया कि ये टुकड़ा नाउरू से आया है, जो कि समय के साथ फॉसिलाइज्ड हो गई एक लकड़ी है ना, फॉसिल बन गया है, तो कोई मेमेंटो की तरह ले आया वापस। अब अल्बर्ट को ये बात, वो केमिस्ट थे, उनको हजम नहीं हुई। उनको लगा कि ये फॉसिल हो चुकी लकड़ी तो नहीं है, ये कुछ और है। पैनी नज़र उनकी थी, तो उनको ये समझ में आ गया कि कुछ और इसमें हो सकता है, तो पत्थर की जांच होनी चाहिए। उन्होंने जांच करवाई, रिपोर्ट आई तो सन्न रह गए। उन्हें पता चला कि ये बेहतरीन क्वालिटी का फास्फोरस ओर है जो एक सुपर फर्टिलाइज़र है।
तब सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स होते नहीं थे, तो कुदरतन अगर इस तरह का सुपर फर्टिलाइजर मिल जाए तो उसकी कीमत बहुत होती थी। अब खजाने का तो पता चल गया, लेकिन 1888 से नाउरू पर जर्मन्स का कब्जा था। जर्मनी के एडमिनिस्ट्रेटर फ्रेडरिक सेनेफ वॉन पिल्साच के तहत नाउरू को जर्मन न्यू गिनी का हिस्सा बनाया गया था। 1901 में अल्बर्ट यहाँ पहुंचे। उन्हें नाउरू के बीचों बीच चमकती सफ़ेद चट्टानें दिख गई। उन्होंने उसका सैंपल लिया तो पता लगा कि ये वही टुकड़ा है जो उन्हें सिडनी में मिला, यानी जो सफ़ेद पहाड़ हैं वो हाई ग्रेड फॉस्फेट हैं। ये खोज आगे जाकर नाउरू की किस्मत पलटने वाली थी। 1906 में पैसिफिक फॉस्फेट कंपनी बनती है, जो जर्मन सरकार से यहाँ के राइट्स लेती है, खुदाई शुरू करती है। मशीन्स आती हैं, जंगलों को काटा जाता है, गांव के पास से फॉस्फेट के पहाड़ निकाले जाते हैं। यहाँ नाउरू की धरती पर पहला बड़ा घाव बनता है। फिर 1914 आता है, पहला विश्व युद्ध। ऑस्ट्रेलिया की सेना नाउरू पर कब्जा करती है, जर्मन्स की छुट्टी हो जाती है। तो क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटिश कॉलोनी रहा था, तो ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन तीनों का संयुक्त प्रशासन आता है नाउरू पे। लेकिन अब लड़ाई फिर इन लोगों में आपस में होती है कि यहाँ जो फॉस्फेट का खजाना है वो किसका होगा। तो सोल्यूशन निकलता है लीग ऑफ नेशंस से, उस जमाने का यूएन। साल 1920 में लीग ऑफ नेशंस फैसला देती है कि तीनों मिलकर फॉस्फेट निकालेंगे। इसके लिए एक नई संस्था बनती है जिसे कहा जाता है ब्रिटिश फॉस्फेट कमीशन, बीपीसी। अरबों का खजाना तीनों देश मिलकर ले जाते हैं, लेकिन नाउरू के लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, उन्हें एक बहुत छोटी रॉयल्टी मिलती है। फिर दूसरा विश्व युद्ध आता है 1942 में, यानी दूसरे विश्व युद्ध के बीच में जापान कब्जा कर लेता है नाउरू पर। यहाँ से सैकड़ों नाउरू निवासियों को वो दूसरे देश भेजते हैं। कुछ समय वो भी यहाँ से फॉस्फेट निकालते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन 3 बरस में जापान युद्ध हार जाता है। 1945 में लड़ाई खत्म होती है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया फिर से यहाँ से खजाना निकालना शुरू करती है फॉस्फेट का, लेकिन अब नाउरू के लोग आज़ादी की मांग करते हैं। 1950 से 1960 के दशक में फॉस्फेट के दाम आसमान छू रहे थे। उधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन कमाई कर रहे थे। नाउरू को उनके अपने संसाधनों का बहुत कम हिस्सा मिल रहा था। हमने बताया कि बहुत ही एक छोटी उनको रॉयल्टी मिलती थी। इस बीच एक नेता उभर कर सामने आया, हैमर ड्यू रॉबर्ट, वो शख्स जिसे नाउरू का फाउंडिंग फादर कहा जाता है। उन्होंने दुनिया से कहा कि खनिज हमारा होना चाहिए, हम खुद इसके मालिक हैं, और इसी के चलते 1968 में नाउरू को आज़ादी मिलती है। इसी साल नाउरू फॉस्फेट कॉरपोरेशन एनपीसी बनती है, और इसके बनने के बाद फॉस्फेट की कमाई का जो ज़्यादा बड़ा हिस्सा है नाउरू की सरकार को, यानी कि नाउरू को जनता को मिलता है। जो मशीनरी का पैसा था वो विदेशियों का लगाया हुआ था, तो वो पैसा उनको जाता है। छोटा अमाउंट, बड़ा अमाउंट नाउरू के लोगों को, छोटा अमाउंट विदेशियों को। और यहीं से शुरू होती है वो नवाबी जो आगे जाकर नाउरू को डुबा देती है। अब ज़रा सोचिए आप, एक ऐसा देश जिसका आकार दिल्ली के एक मोहल्ले जितना है, आबादी 10-12 हज़ार है, और हाथ में अचानक अरबों खरबों डॉलर का खजाना लग जाए तो क्या होगा। 1970 और 1980 के दशक में नाउरू की प्रति व्यक्ति आय दुनिया में नंबर 1 थी। टैक्स ख़त्म हो गया, हर चीज़ फ्री हो गई, घर सरकार बनवाती, कार लेने पर सब्सिडी सरकार देती, हेल्थ केयर पूरी तरह मुफ्त, बच्चे विदेश पढ़ने जाएं सरकार पैसे भरती, लोग हवाई जहाज़ में बैठकर सिडनी जाते, हवाई जाते, फिजी तक छुट्टियां मनाने जाते। अब असली समस्या ये नहीं थी कि पैसा बहुत था, समस्या ये थी कि ये पैसा टिकने नहीं वाला था। खनन बहुत तेज़ी से चल रहा था, द्वीप बहुत छोटा था, और बहुत ही जल्दी 2/3 हिस्सा पूरे द्वीप का नुकीली चट्टानों का कब्रिस्तान बन गया, क्योंकि जो सफ़ेद पहाड़ थे जिनमें फॉस्फेट था उन्हें खोद लिया गया। पूरे द्वीप को देखकर लगता था कि यहाँ पे एयर रेड्स हुई हैं जम करके, और पूरा द्वीप तबाह है। अब ये ज़माना तब का है जब पर्यावरण संरक्षण नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस वगैरह उस समय डिस्कस नहीं होता था कि प्रकृति को भी बचाना ज़रूरी है। जो फॉस्फेट करोड़ों साल में इकट्ठा हुआ था वहाँ 30-40 साल में खोद लिया गया। अब ऐसा भी नहीं है कि 1980 में जब पैसा आया तो नाउरू की सरकार ने मैनेज करने की कोशिश नहीं की है ना, उन्होंने बहुत ट्राई किया, बड़े बड़े कंसल्टेंट्स हायर किए, रियल एस्टेट में पैसा लगाया, हॉलीवुड फिल्म्स में उन्होंने पैसा लगाया, लेकिन बात बनी नहीं। 1990 के दशक में फिर फॉस्फेट ख़त्म होने लगा, उसकी कीमत गिर गई। क्यों? क्योंकि मोरक्को और नॉर्थ अफ्रीका में दूसरे विकल्प मिल गए जो नाउरू से सस्ते थे, और यहाँ से नाउरू का बुरा समय शुरू हुआ। कई प्रोजेक्ट्स फेल हुए। एयर नाउरू जो उनकी अपनी एयरलाइन थी उस पर कर्ज बढ़ने लगा। इंटरनेशनल बैंक्स जो थे उनसे लोन लिया गया तो ये चुका नहीं पा रहे थे। लोग अभी भी महंगी गाड़ियाँ खरीद रहे थे जिससे फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता था, और नाउरू की सरकार अपने बिल्स दे नहीं पा रही थी।
1993 में नाउरू ने इंटरनेशनल कोर्ट में कहा कि ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने जो सालों तक खुदाई की उससे नाउरू का पर्यावरण तबाह हुआ, हमें मुआवजा चाहिए। बाद में ऑस्ट्रेलिया ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया और रिहेबिलिटेशन के लिए पैसा भी दिया, लेकिन ये रकम नाउरू के नुकसान की तुलना में कम थी और जिस स्केल पर पैसा मिसमैनेज हो रहा था वहाँ तो कोई भी पैसा नहीं टिकने वाला था। सन 2000 की शुरुआत में नाउरू दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा। सोचिए, एक पूरा मुल्क बैंकरप्ट हो रहा है और इसी दौर में नाउरू ने पैसा बनाने के लिए बदनामी भी मोली, टैक्स हेवन वाले काम किए। हज़ारों शेल कंपनीज यहाँ रजिस्टर हुई जिससे कुछ पैसा उनको मिलता था। रूसी माफिया अरबों डॉलर यहाँ लगाने लगे। FBI और CIA ने बाद में नाउरू पर शिकंजा कसा और फिर ये टैक्स हेवन वाला भी यहाँ का मॉडल बंद करवाया गया। अंत में नाउरू ने सबसे मुश्किल फैसला लिया। क्यों? पैसा कम हो गया था। पैसा कम हो गया तो एक ऐसा देश जहाँ पे खेती नहीं हो पाती, क्योंकि पूरा देश तो आपने खोद के रखा है, पूरा आइलैंड, तो खाना भी बाहर से आना पड़ेगा। अब जो हरी भरी सब्जियां होती हैं उन्हें समंदर के रास्ते लाया जाएगा तो उसकी कॉस्ट होगी, आपके पास पैसा नहीं है, तो पैकेज फूड आने लगा। पैकेज फूड आने लगा तो पूरे देश में मोटापा होने लगा। मोटापा होने लगा तो डॉक्टर्स की डिमांड बढ़ी, लेकिन उनको भी देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। बदकिस्मती। तो एक बहुत सख्त फैसला लिया नाउरू की सरकार ने। 2013 में देश चलाने के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सरकार के साथ समझौता किया। क्या समझौता था? ऑस्ट्रेलिया रेफ्यूजी डिटेंशन डील। वहाँ के जो असाइलम सीकर्स होंगे, जो ऑस्ट्रेलिया में असाइलम चाहते हैं, उन्हें नाउरू भेजा जाएगा। बदले में कुछ पैसे मिलेंगे नाउरू को, और फिर नाउरू में डिटेंशन कैंप्स बनाए गए जिनमें से कुछ में मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं भी सामने आई हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल और UNHCR जैसी संस्थाओं ने इसे रिपोर्ट भी किया, लेकिन नाउरू के पास कोई विकल्प था ही नहीं। इन्हीं सेंटर से उनकी GDP का बड़ा हिस्सा आ जाता है। आज नाउरू एक ऐसा द्वीप है जहाँ ज़मीन किसी काम की नहीं है, खेती नहीं होती, कुछ मछलियाँ हैं समंदर में जिन्हें मारकर लोग अपना पेट भरते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की सरकार से जो पैसा मिलता है, जो एड मिलती है, उससे लोगों को अनाज बांटा जाता है। पैक फूड खा खाकर पूरा द्वीप मोटापे का शिकार हो गया है। अब आइए उस ईरानी व्यक्ति पर जिसका जिक्र हमने शुरू में किया, उसे TCXM नाम दिया गया पहचान छिपाने के लिए। TCXM पर उसकी पत्नी की हत्या का इल्ज़ाम है। अवैध रूप से ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। अब वहाँ की लेबर सरकार कह रही है कि TCXM को नाउरू भेजा जाए, लेकिन इसको अस्थमा है। ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट्स कह रही हैं कि नाउरू में TCXM को वो सुविधा नहीं मिल पाएगी, अगर तबीयत ख़राब होती है मौत भी हो सकती है। फरवरी 2025 में ऑस्ट्रेलिया और नाउरू के बीच एक नया समझौता हुआ जिसके आधार पर TCXM को नाउरू का 30 साल का वीज़ा दिया गया, लेकिन ये सब उसकी जानकारी के बगैर किया गया। ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट ने इस पर भी नाराज़गी जताई। अंतिम फैसला आना बाकी है इस विषय पर, तो हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज की पूरी कहानी में एक तरफ है एक बदनसीब देश जिसका पहले शोषण हुआ और फिर जब उसे बरकत मिल गई तो वो उसे संभाल नहीं पाया, और दूसरी तरफ वो देश है जो खुद देश निकाला दिए कैदियों से बना, लेकिन आज उसे दूसरे लोग अजनबी लगने लगे हैं। वो ईरानी सज़ा का हकदार है जो ऑस्ट्रेलिया गया है गलत तरीके से, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन क्या वजह है कि ऑस्ट्रेलिया की किसी जेल में उसके लिए जगह नहीं है? अवैध प्रवास के नाम पर जिस तरह की पॉलिटिक्स तेज हुई है, उसने सरकारों को एक बहाना दे दिया है कि अगर सामने वाले का रंग दूसरा है, भाषा दूसरी है, धर्म दूसरा है, वो दूसरे कल्चर से आता है, तो सीधे उसको एलियन घोषित करो और इसके बाद चाहे जैसे उससे डील करो, कोई पूछने वाला नहीं होगा। जो आज एक ईरानी शख्स के साथ हो रहा है वो कल किसी के साथ भी हो सकता है। अब इस पूरे मामले में सिल्वर लाइनिंग बस यही है कि ऑस्ट्रेलिया की अदालतों में कम से कम इतना दम तो बाकी है कि जो हो रहा है कानून की नज़र में उसके सही और गलत का हिसाब लगाने की कोशिश वो कर रही है, वरना कितने ही देशों में अदालतें घुटने टेक चुकी हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज का राजदूत भी साजिद ने लिखा था और आनंद ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।